हेलो बच्चों, मैं हूं नवल किशोर सिंह। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश पर आप सबका स्वागत है। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट 2 है। ऑब्जेक्ट के पार्ट 1 में मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के विषय में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अब हम आप लोगों को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है सजातीय कर्म, यानी सजातीय ऑब्जेक्ट। यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो नाउन का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं। तो वैसे वर्ब को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। या कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो उसी से नाउन का रूप बदल जाता है, यानी उसी को हम नाउन के रूप में लिख देते हैं। जैसे सिंग मीन्स गाना, और इससे बनता है एक सॉन्ग। तो सिंग और सॉन्ग, सिंग से ही बना है सॉन्ग, इसलिए सिंग को क्रिया कहेंगे और सॉन्ग को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर दोनों को एक ही सेंटेंस के में अगर सिंग को वर्ब के रूप में और सॉन्ग को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो। अब प्ले मीन्स खेलना होता है, प्ले मीन्स खेल भी होता है। अगर प्ले को वर्ब के रूप में और प्ले को ऑब्जेक्ट के रूप में एक ही सेंटेंस में अगर प्रयोग कर दिया जाता है तो एक प्ले को वर्ब कहेंगे और एक प्ले को जो नाउन के रूप में यानी खेल के रूप में प्रयोग हुआ है उसको हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसी प्रकार ड्रीम है, ड्रीम माने होता है स्वप्न देखना और ड्रीम माने होता है स्वप्न। अगर एक ही सेंटेंस के अंदर ड्रीम को भी और ड्रीम को सब्जेक्ट के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं तो जो वर्ब के रूप में कहेंगे उसको आपको वर्ब कहेंगे और जो है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार ग्रेज होता है, ग्रेज मीन्स चरना और ग्रेज से ही बना है ग्रास। रन मीन्स दौड़ना और रन से ही बना है रेस। यानी जब कोई भी वर्ब नाउन का और वर्ब का दोनों का काम करे, यानी नाउन के रूप में भी उसी सेंटेंस में प्रयोग हुआ हो और वर्ब के रूप में भी उसी सेंटेंस में प्रयोग हुआ है तो उसको भी हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। या किसी भी वर्ब से भी बनने वाला नाउन को भी अगर एक ही सेंटेंस में प्रयोग किया गया है तो उसको भी कहेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाता है। सिंग क्या है? एक एक्शन शो करने वाला वर्ब है। इसको सिंग्स को क्या कहेंगे? वर्ब जो एक्शन शो कर रहा है। और यह गाता है, क्या गाता है? मधुर गीत। सिंग क्रिया से ही सॉन्ग निकला है। सॉन्ग क्या निकला है? सिंग क्रिया से ही, यानी ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तो ये स्वीट सॉन्ग्स जो है क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें सॉन्ग क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ये स्वीट जो है इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड आया है, इसको कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि सब्जेक्ट के साथ जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आता है उसको कहते हैं हेड वर्ड को छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा वर्ड को कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट में भी कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आ जाते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड को हम कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये स्वीट सॉन्ग में सॉन्ग जो है हेड वर्ड है और ये स्वीट जो है एक्स्ट्रा वर्ड है जो इसको क्वालिफाई करने के लिए आया है। अतः ये स्वीट को कहेंगे इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और सॉन्ग जो है यही कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सिंग क्रिया से सॉन्ग का निर्माण हुआ है, यानी सिंग से ही सॉन्ग बना है। अतः ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। यानी सॉन्ग क्या हो गया? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। सॉन्ग क्या हो गया? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, यहां ये स्वीट सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये सिंग से निकला हुआ सॉन्ग है, इसलिए इसको कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। रीता फाइट्स ए गुड फाइट। फाइट भी
फाइट क्या है, वर्ब भी है और वह नाउन भी है। सेम टू सेम फाइट का सेम टू सेम वर्ड है फाइट। फाइट माने लड़ना और फाइट माने लड़ाई। यानी रीता फाइट्स ए गुड फाइट, यानी रीता एक अच्छी लड़ाई लड़ती है। यानी फाइट का अर्थ होता है लड़ाई और इस फाइट का अर्थ है लड़ना। यहां पर भी ए गुड जो है क्वालिफाई करने के लिए आया है फाइट को कि कैसा लड़ाई लड़ती है, तो वह जो है अच्छी लड़ाई लड़ती है। यानी ए गुड एक्स्ट्रा वर्ड है और फाइट इसमें हेड वर्ड है। जो फाइट इस क्रिया का ही एक नाउन रूप है, जो ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। अतः एक गुड फाइट ऑब्जेक्ट हुआ और इसमें फाइट जो है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हुआ। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के क्या कहेंगे, फाइट को। अतः रीता फाइट्स ए गुड फाइट, इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट हुआ और इस ऑब्जेक्ट में जो हेड वर्ड है उसी को कहेंगे हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फाइट एक क्रिया भी है और फाइट एक नाउन भी है। एक फाइट का अर्थ होता है लड़ना और एक फाइट का अर्थ होता है लड़ाई। मोहन प्लेज ए प्ले, मोहन प्लेज ए प्ले। मोहन, एक प्ले का मतलब होता है खेलना, एक प्ले का मतलब होता है खेल। तो यहां पर वर्ब है, प्लेज क्या है, वर्ब है, क्योंकि एक्शन का शो करता है। और अब क्या खेलता है, एक प्ले खेलता है, एक खेल खेलता है। यानी इसका अर्थ हुआ खेल, यह नाउन का काम करता है, यानी ऑब्जेक्ट है। यह प्ले क्या है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। प्ले और प्ले दोनों ये सेम टू सेम वर्ड है, क्योंकि प्ले माने खेलना होता भी है और प्ले माने खेल होता है। ये प्ले जो है वर्ब का काम करता है और ये प्ले जो है नाउन का काम करता है, जो प्लेज का ऑब्जेक्ट है। अतः ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल में सिंग से ही निकला हुआ है सॉन्ग, दोनों का प्रयोग एक ही सेंटेंस के अंदर हुआ है। अतः सिंग से निकलने वाला सॉन्ग को एक कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि दोनों का प्रयोग एक ही सेंटेंस में हुआ है। तो जब एक ही सेंटेंस में किसी वर्ब से ही बनने वाला ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस, रीता फाइट्स ए गुड फाइट। ये फाइट्स वर्ब का काम कर रहा है, यही फाइट हूबहू जो है आपका यहाँ नाउन का काम कर रहा है। यानी फाइट एक वर्ब के रूप में और उसी सेंटेंस में फाइट एक नाउन के रूप में, जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। अतः ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तीसरा सेंटेंस में प्लेज वर्ब है और यहाँ प्ले नाउन है, यानी एक ही शब्द एक जगह वर्ब का काम कर रहा है और एक जगह नाउन का काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। अतः ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या हुआ, द काउ ग्रेजेस ग्रास। ग्रेज माने चरना होता है और ग्रेज से ही बना है ग्रास, ग्रेज से ही बना है ग्रास। अतः ग्रेज वर्ब हुआ और ग्रेज से ही निकला है ग्रास, यानी यह ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि जिस वर्ब से कोई भी नाउन रूप होता है और एक ही सेंटेंस में अगर उस नाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। कैसा कहेंगे, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि ग्रेज जो है वर्ब है और इसी ग्रेज से ग्रास बना है। अतः ग्रास को हम कहेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। पांचवा सेंटेंस, आई ड्रीम, आई ड्रीम ए ड्रीम। एवरी नाइट, एवरी नाइट, आई ड्रीम ए ड्रीम एवरी नाइट। मैं प्रति रात यानी हर रात एक स्वप्न देखता हूं। यहां ड्रीम क्या है, देखना, यानी स्वप्न देखना। ड्रीम क्या है, स्वप्न। यहां ड्रीम क्या है, स्वप्न।
यही ड्रीम एक वर्ब का काम कर रहा है और यही ड्रीम एक नाउन का भी काम कर रहा है। यानी ड्रीम माने स्वप्न देखना भी होता है, यानी देखना होता है, और ड्रीम माने स्वप्न होता है। तो यही ड्रीम जो है एक बार वर्ब का यह काम कर रहा है और वह ड्रीम एक नाउन का है, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। अतः ऐसे ड्रीम को कहेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कहेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों का एक ही सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। ड्रीम का एक जगह वर्ब के रूप में और वही ड्रीम जो है एक जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। अतः ये इस ड्रीम को जो है जो नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है इसको हम कहेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट अब समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट का मतलब रोकना, किसी ऑब्जेक्ट को रोक देना। यानी जिस सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब का दो ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट ए भी है और ए भी ऑब्जेक्ट है, जो कि मैं अभी आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने इसको बनाया, ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वर्ब है। जब सिंपल सेंटेंस होता है तो आपको ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लिखा जाता है। इसके बाद तीसरे रूप में बदल दिया जाता है आपको V1 को या V5 को। तो टीचेज को मैंने तीसरे रूप में बदल दिया टॉट, टॉट इंग्लिश बाय राजू। यहां पर ही ऑब्जेक्ट को मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया और तब इसको जो है पैसिव वॉइस में लिखा। तो ये जो इंग्लिश जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यही रह गया, यानी वह जहां एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में है और ये पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट के रूप में वहीं रोक दिया गया। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। यानी जब किसी एक्टिव वॉइस के वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं और एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट के ही रूप में छोड़ देते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। अतः इसमें आपका इज डॉट वर्ब हो गया और इंग्लिश जो है यहां पर इसको यही रोक दिया गया है पैसिव वॉइस में, अतः इसको हम कहेंगे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। दूसरा भी हम आप देखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश इज टॉट टू हिम बाय राजू। इंग्लिश इज टॉट टू हिम बाय राजू। ये एक्टिव वॉइस के दो ऑब्जेक्ट हिम और इंग्लिश, मैं इस सेकेंड सेंटेंस में इंग्लिश को ऑब्जेक्ट बनाया है और इंग्लिश को ऑब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस में इसको टर्न किया है। इस फर्स्ट सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में है इसको पैसिव वॉइस में जब बनाया हूं तो फर्स्ट सेंटेंस में ही जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया, सेकेंड सेंटेंस में इंग्लिश है इसको ऑब्जेक्ट बनाया और हम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वहीं छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में ही छोड़ दिया। तो ऐसे इसको भी हम कहेंगे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो जिस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट होता है तो हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को ला करके और पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाते हैं और उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लिखना बहुत जरूरी होता है पैसिव वॉइस में। अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू के पहले लिखा जाता है, तब सुटेबल होता है। अगर मान लीजिए कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद वहीं पर छोड़ देते हैं तो इसके पहले हमको टू लिखना
नहीं पढ़ता है ऐसे, तो इस इंग्लिश को हम कहेंगे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको मैं रिटेन्ड किया है। और दूसरा सेंटेंस में हिम को कहेंगे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, सीता gives me a book। सीता गिव्स मी ए बुक, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी एंड ए बुक। ए बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो पहला लिख दिया हूं मैं पैसिव वॉइस, आई एम गिवन ए बुक बाय सीता। आई एम गिवन ए बुक बाय सीता। इस दो ऑब्जेक्ट में से मी और ए बुक में से मैंने आई मी को जो है सब्जेक्ट बनाया। पैसिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है उसको जो है हम नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं, यानी सब्जेक्ट बना देते हैं। और केस जो है अगली वीडियो आपकी केस से ही संबंधित आएगी, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस और पॉजेसिव केस में के विषय में अच्छी तरह बढ़ा दूंगा। इसलिए बस इतना ही इसमें समझ लीजिए कि मी जो है ऑब्जेक्ट है। जब भी इसको पैसिव वॉइस में लाते हैं तो नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं, यानी सब्जेक्ट में बदल देते हैं, तो मी का आई हो जाता है। अतः आई एम गिवन ए बुक बाय सीता। इस दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को मैंने पैसिव वॉइस में वहीं छोड़ दिया है। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस, आप इसी को आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ए बुक इज गिवन, ए बुक इज गिवन टू मी बाय सीता। उसी को मैं दूसरे रूप में लिखा हूं। मी और ए ऑब्जेक्ट है, ए बुक ऑब्जेक्ट है, तो मैं दूसरे सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस में लाया हूं तो ए बुक को मैंने सब्जेक्ट बनाया है। तो नाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम टू सेम जो हो जाता है, लेकिन उसका नाम बदल जाता है। यहां नाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे, और यही नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसको अब नॉमिनेटिव केस कहेंगे। लेकिन इसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, प्रोनाउन के रूप में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी हुआ, यही नॉमिनेटिव केस में है तो आई हुआ। इसके रूप में परिवर्तन हो गया और इसके नाम में भी परिवर्तन हो गया। यह नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्ट है, यह नॉमिनेटिव केस में है तो यह जो है सब्जेक्ट है। उसी प्रकार यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे यानी ऑब्जेक्ट है। और इसी ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया हूं तो इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अतः यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यह पैसिव वॉइस में है। और दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने टू के बाद लिखा है, जिसे यहाँ पर रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि मैंने इसको रोक दिया है, रिटेन्ड कर दिया है, डिटेन कर दिया है। अतः ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी जिस वर्ब का दो ऑब्जेक्ट है और उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के ही रूप में छोड़ देते हैं उसको हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अतः पहले सेंटेंस में ए बुक जो है इस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है और पैसिव वॉइस में भी उसको वहीं छोड़ दिया, इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट को रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इसमें दूसरा सेंटेंस में मी जो है यहाँ पर डिटेन्ड किया गया है, यानी वहीं पर रोक दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर मी को कहेंगे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट का अंतिम काइंड रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट
प्रोनाउन से बना है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। और जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। ये प्रोनाउन है ही के हिम में सेल्फ जोड़ते हैं, हिम सेल्फ, और दे के जोड़ते हैं देम सेल्फ। जुड़ने की तरीका अलग अलग है, हर सेल्फ। आई को जोड़ते हैं माई सेल्फ, और यू में जोड़ते हैं योर सेल्फ। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में मैं बता दिया हूं कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर रूप में भी प्रयोग करते हैं और पुल्लर रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसलिए अगर पुल्लर रूप में प्रयोग करेंगे तो योर सेल्फ कहेंगे। योर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई के हम ही, सी, आई और यू, ये तीन ऐसे प्रोनाउन हैं जिसके पॉजेसिव केस में सेल्फ जोड़ते हैं, तब वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी में हर सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, आई में जोड़ते हैं सेल्फ तो माई सेल्फ हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। यू में जोड़ते हैं सेल्फ या यू में जोड़ते हैं सेल्फ तो होता है योर सेल्फ, एंड पुल्लर में होता है योर सेल्फ। ही में सेल्फ जोड़े हैं हिम सेल्फ, यानी ही के ऑब्जेक्टिव केस में, दे के ऑब्जेक्टिव केस में और हर के ऑब्जेक्टिव केस में आप सेल्फ जोड़ते हैं, और आई और वी यू को पॉजेसिव केस में हम सेल्फ जोड़ते हैं, तो ये बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ गए कैसे बनता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जब किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जब किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है प्रयोग, तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। तब फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं एग्जांपल। आपका एग्जांपल है फर्स्ट सेंटेंस का, आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, क्या देखता हूं? माई सेल्फ को। किसे देखता हूं? माई सेल्फ, यानी स्वयं को देखता हूं मिरर में। यानी आपका सी क्या हुआ? वर्ब हुआ। सी क्या हुआ? वर्ब हुआ, क्योंकि यह देखने का काम करता है, एक्शन शो करता है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? माई सेल्फ पर, क्योंकि वह मैं जो है स्वयं को देखता हूं, अतः माई सेल्फ जो हुआ, माई सेल्फ यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अतः ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहेंगे। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट माई सेल्फ हुआ। दूसरा सेंटेंस, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह स्वयं को हानि पहुंचाता है। हर्ट्स मीन्स हानि पहुंचाना या चोट मारना। तो ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह स्वयं को चोट मारता है। कोई गुस्सा आता है, कोई व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप को मारने लगता है पागल की तरह, इसलिए उसको ऐसे को कहेंगे कि ही हर्ट्स हिमसेल्फ। यहाँ हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और हर्ट क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ता है, अतः ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। इसको हिमसेल्फ को सेकंड सेंटेंस में क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहेंगे। थर्ड सेंटेंस में, दे चीट देमसेल्फ, वे लोग अपने आप को धोखा देते। अपने आप को कैसे धोखा देंगे भाई? अरे बहुत से छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में चोरी करते हैं, परीक्षा में चीट से लिखते हैं। चीट माने चोरी करना भी होता है, चीट माने धोखा देना भी होता है, चीट माने ठगना भी होता है। तो अपने आप को ठगते हैं यानी अपने आप को धोखा देते हैं। अगर छात्रों, अगर आप लोग परीक्षा में चोरी करेंगे तो किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होगा। अगर पास कर जाने से क्या फायदा होगा जब आप कंपटीशन में हैं, कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप चोरी से पास किए हैं। इसलिए चीटिंग मत करना, नहीं तो अपने आप को तुम धोखा दोगे। अतः थर्ड सेंटेंस में, दे चीट देमसेल्फ, वे अपने आप को धोखा देते हैं। अतः देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग चीट क्रिया का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, अतः देमसेल्फ को कहेंगे रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन। देमसेल्व्स को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहेंगे। एंड देमसेल्फ को थर्ड सेंटेंस में देमसेल्फ को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहेंगे। आशा करता हूं कि ऑब्जेक्ट के संबंध में सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हो तो नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।